लेकिन वीरू बहुत मेहनती और गांव का सबसे समझदार इंसान था। लोग उसका बहुत आदर करते थे। हर साल वीरू की फसल सोना उगलती थी। एक बार वीरू जब राज्य का कर जमा करने राजमहल पहुंचा तो उसने देखा महाराज, राजकोष खाली हो रहा है। हमें प्रजा पर और कर लगाने होंगे, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे महाराज। परंतु कैसे? प्रजा पर और बोझ नहीं डाला जा सकता। आखिर हमारी फसलों से पैसा क्यों नहीं आता? महाराज, ज्यादातर खेत बंजर हो गए हैं, वहां हल नहीं चलाया जा सकता। इसका असर फसलों पर भी पड़ता है महाराज। वीरू को पता था कि महाराज के लोग शाही खेतों में मेहनत से काम नहीं करते, लेकिन महाराज की समस्या सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है और उसे एक उपाय सूझता है। वो कहता है, महाराज, मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। तुम एक साधारण किसान हो। माना कि तुम्हारे खेतों में अच्छी फसलें होती हैं और तुम्हें हर चीज की काफी अच्छी समझ है, पर ये शाही मामला है। महाराज, आप मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखें। मेरे पास एक सुनहरी मुर्गी है जो हर रोज एक सोने का अंडा देती है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या सच में तुम्हारे पास कोई जादुई सुनहरी मुर्गी है? याद रखो, ये कोई मजाक हुआ तो तुम्हारा सर धड़ से कट सकता है। अरे महाराज, मेरी ऐसी हैसियत कहां जो मैं आपके साथ मजाक कर सकूं। ये मुर्गी मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक ही मुश्किल है। अगर ये मुर्गी आपके पास आ जाए तो राज्य में सोने की कमी खत्म हो जाएगी। कैसे मुश्किल है? महाराज के लिए भी क्या कोई समस्या इतनी बड़ी हो सकती है जिसे वो खत्म ना कर सकें? तुम निडर होकर बताओ। इस मुर्गी को केवल खेत में ही रखा जा सकता है। ये अंडे खेतों में देती है। जितना ज्यादा बड़ा खेत होगा उतने ज्यादा ये अंडे देगी। जितनी ज्यादा मिट्टी मुलायम होगी उतने ज्यादा अंडे सुरक्षित रहेंगे। यह भी कोई मुश्किल बात है? मंत्री जी, अब सैनिकों को आदेश दीजिए कि कल से ही शाही खेतों में अच्छी तरह से हल चलाकर वहां की मिट्टी को मुलायम कर दिया जाए। वीरू, खेतों की मिट्टी मुलायम हो जाने के बाद तुम अपनी मुर्गी को शाही खेतों में छोड़ देना। उसके सोने के अंडे लेने हम स्वयं जाएंगे। राजा के सिपाही पूरे राज्य के खेतों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए उसमें हल चलाने लगते हैं। मिट्टी को खूब नरम बना दिया जाता है। खेतों की जुताई देखकर वीरू चुपचाप जाकर वहां अनाज के बीज बोआता है। खेतों की खुदाई हुए 5 दिन हो चुके हैं। अब तक तो मुर्गी ने कहीं सोने के अंडे दिए होंगे। मैं जरा अंडे लेकर आता हूं। महाराज खेत में पहुंचकर देखते हैं कि मुर्गी ने अंडे तो दिए हैं, लेकिन मुर्गी के अंडे साधारण मुर्गी की तरह थे। उसे वीरू के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वीरू कहाँ है? उसने हमें धोखा दिया। वीरू को लाया जाता है। महाराज, मिट्टी पर केवल हल चलाया गया है। अभी मिट्टी को पानी की जरूरत है, तब जाकर मिट्टी पूरी तरह से नरम होगी और मेरी मुर्गी अंडे देगी। आप खेतों में पानी डलवाने का इंतजाम करवा दीजिए। महाराज के सैनिक खेतों में सिंचाई भी कर देते हैं। कुछ दिनों बाद वीरू के लगाए बीजों से बढ़िया पौधे निकलने लगते हैं। 1 महीने बाद महाराज जब वापस खेत में जाते हैं तो उन्हें मुर्गी के अंडे तो नहीं मिलते, लेकिन चारों तरफ खेतों में हरियाली दिखाई देती है। वो फिर से वीरू को बुलाते हैं। वीरू, तुम्हें जरा भी अपनी जान का डर नहीं। तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारी मुर्गी सोने के अंडे नहीं देती। महाराज, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी में है। शाही खेतों में सही समय पर जुताई और सिंचाई हो, बेहतरीन फसल होगी।
जिसको बेचकर अच्छा खासा मुनाफा होगा और राजकोष सोने से भर जाएगा। तू सही कह रहा है, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। तुम बहुत समझदार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ। वीरू महाराज का सलाहकार बन जाता है। महाराज वीरू को बहुत से उपहार देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन महाराज के पास सूचना आती है। दुहाई हो महाराज, राज्य में बड़ी मुसीबत आ गई है। काली नाम की एक जादूगरनी राज्य में घुस आई है और जो उसकी बात नहीं मानता वो उन्हें पत्थर का बना रही है। मैं तो जादू से वैसे भी बहुत डरता हूं। वीरू, तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आ गई है। बताओ, राज्य की प्रजा को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? महाराज, आप चिंता न करें, मैं खुद उसके पास जाकर उसका सामना करूंगा। वीरू गांव में बनाए गए काली के जादुई महल में जाता है। काली, तुम एक शक्तिशाली जादूगरनी हो। मैं जानना चाहता हूं कि तुम हमारे गांव में क्यों आई हो और क्या चाहती हो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसा प्रश्न पूछने की? ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। मेरी शक्ति को कम मत समझ। तू गांव वालों को डराकर पत्थर बनाती है, उन्हीं से तेरा अंत होगा। तू इन सीधे गांव वालों पर राज्य नहीं कर सकती। वीरू गांव वालों को एकजुट करता है और सब मिलकर काली के महल पर पत्थरों से हमला कर देते हैं। काली इस अचानक हमले से घबरा जाती है और गायब हो जाती है। महाराज बहुत खुश होते हैं और वीरू को मंत्री बना देते हैं। ये देखकर राजा का मंत्री वीरू से ईर्ष्या के कारण उसे बदनाम करने की योजना बनाता है। ये वीरू तो महाराज का बड़ा ही चहेता बनता जा रहा है। अगर इसे जल्दी ही नहीं रोका गया तो महाराज इसे एक दिन प्रधानमंत्री बना देंगे और हम सबको इसके नीचे काम करना पड़ेगा। इसे महाराज की नजरों से नीचे गिराने के लिए मुझे जादूगरनी काली से मिलना होगा। मंत्री जादूगरनी काली से मिलता है। काली, मुझे वीरू को खत्म करने में मदद करो। बदले में मैं तुम्हें राज्य का आधा हिस्सा दूंगा। वीरू को हराना आसान काम नहीं है। वो बहुत चतुर है। आपने देखा नहीं, उसने मेरे जैसी शक्तिशाली जादूगरनी को भी 1 मिनट में हरा दिया। लेकिन उसने मुझसे दुश्मनी कर ली है। मुझे उसको इसका मजा चखाना ही होगा। मैं अपनी जादुई ताकत से उसे अपने जादुई जाल में फंसा लूंगी। जैसा मैं कहती हूँ आप बस वैसा करना। काली वीरू को फंसाने के लिए मंत्री को जादुई बीज देती है। तुम इस बीज को चुपचाप वीरू के खेत में लगा दो और दूसरा राजा के खेत में। वीरू के बीज में एक ही दिन में पेड़ निकल आएगा और सोने के सेब फलने लगेंगे। राजा के पेड़ से लोहे के सेब निकलेंगे। मंत्री बीज लेकर राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, देश की भलाई के लिए मैंने कड़ी तपस्या की। मेरी तपस्या से खुश होकर एक परी ने मुझको ये बीज दिया है और कहा है कि अपने राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति के हाथों से इसे खेत में लगवा दो, तो इसमें से सोने के सेब निकलेंगे। महाराज, शाबाश, तुम सचमुच देशभक्त हो। ये बीज वीरू को दे दो, क्योंकि राज्य का सबसे समझदार व्यक्ति वही है। वो ये जादुई बीज हमारे शाही खेतों में लगा देगा और फिर सोने के सेबों की फसल हमारे खजाने को और बढ़ा देगी। मंत्री वीरू को लोहे के सेबों वाला बीज दे देता है और उसे शाही खेत में लगाने को कहता है। और खुद सोने के सेब वाला बीज वीरू के खेत में लगा देता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो वीरू के सेब के पेड़ से एक सोने का सेब तोड़ता है और बाकी सब उसके खाट के नीचे छुपा देता है। फिर राजा के पास पहुंचता है। महाराज, काफी दिन हो गए हैं। मेरे जादुई बीज में से तो अब सोने के सेब निकलने लगे होंगे। चलिए, आपके शुभ हाथों से ही पेड़ में से सोने के सेब तोड़ते हैं। जब राजा वहां पहुंचते हैं तो पेड़ पर लगे हुए लोहे के सेब देखकर हैरान हो जाते हैं।
उसी समय मंत्री काली की योजना के अनुसार सोने का सेब राजा को देता है। अरे, हमारे खेतों में तो लोहे के सेब उगे हैं, तो फिर तुम ये सोने का सेब कहां से ले आए? महाराज, मुझे माफ करें, लेकिन मैंने देश के खजाने को भरने के लिए जादुई बीज शाही खेत में लगाने के लिए वीरू को दिया। ये सोने का सेब मैं वीरू के खेत से लेकर आया हूं। वीरू, मैंने उस पर इतना विश्वास किया और उसने मुझे धोखा दिया। वीरू को मेरे सामने पेश किया जाए। वीरू को राजा के सामने लाया जाता है तो राजा बीज के बारे में पूछता है। महाराज, मुझे किसी बीज के बारे में कुछ नहीं पता। वीरू के घर की तलाशी ली जाए, अपने आप सच्चाई सामने आ जाएगी। जब सिपाही वीरू के घर की तलाशी लेते हैं तो उसकी खाट के नीचे उन्हें सोने के सेब मिलते हैं। वीरू को जेल में डाल दिया जाता है। गांव वाले निराश हो जाते हैं। राजा वीरू को जेल में डाल देता है। वीरू के बेटे मुन्ना को जब इस बात का पता चलता है तो उसे महाराज पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पिता को बचाने के लिए काली के महल में जाने को तैयार हो जाता है। सब लोग उसे समझाते हैं। काली महल में जाने का खतरा मत उठाओ। उसकी जादू की शक्तियां बहुत शक्तिशाली हैं। वो तुमको भी पत्थर का बना देगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पिताजी इस गांव के रक्षक थे। पिताजी इस समय जेल में हैं। पिताजी को बचाने के लिए मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। उनके बिना गांव भी खतरे में है। गांव में रहने वाली मुन्ना की दादी उसे समझाते हुए कहती हैं, देख मुन्ना, जादूगरनी काली की शक्ति शैतानों की ताकत पर टिकी है। उसे हराने के लिए तुझे महामाया की सच्ची शक्ति की जरूरत है। हाँ, मैं तुझे महामाया का सबसे शक्तिशाली मंत्र सिखा सकती हूँ। तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दादी उसे माँ महामाया का शक्तिशाली मंत्र सिखाती है। मुन्ना काली के महल की ओर जाता है। काली के महल में अंदर जाने के लिए कोई दरवाजा नहीं था, इसलिए मुन्ना दादी का सिखाया हुआ माँ महामाया का मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही काली का महल हिलने लगता है और काली घबराकर महल से बाहर आ जाती है। मुन्ना को देखकर उसका चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है। तू मेरी शक्तियों को ललकारने आया है? तेरी इतनी हिम्मत? काली, बुराई सच्चाई से जीत नहीं सकती। अब माँ महामाया की सच्ची शक्ति तुझे खत्म कर देगी। इससे पहले कि काली अपने मंत्र से मुन्ना को पत्थर का बनाती, मुन्ना जोर जोर से दादी का बताया हुआ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसकी शक्ति से काली अपनी शक्तियों को खो देती है और एक साधारण महिला में बदल जाती है। देखो काली, सच्चाई की ताकत ने तुम्हारी सारी काली शक्तियों को हरा दिया है। अगर तुम सचमुच जीना चाहती हो तो तुम्हें महाराज के सामने बताना होगा कि सच्चाई क्या है, वरना माँ माया की शक्ति से नहीं बचोगी। मुन्ना काली को ले जाता है जहाँ गांव वाले और राजा इकट्ठा होते हैं। काली सबको सच्चाई बताती है कि वीरू से बदला लेने के लिए उसने मंत्री के साथ मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज वीरू को छोड़ देते हैं और काली को सच बोलने के लिए बहुत सारे उपहार दिए जाते हैं। अपना इतना सम्मान देखकर काली को पहली बार बहुत अच्छा महसूस होता है। वो सोचती है, आज तक कभी किसी ने मुझसे इतना प्रेम नहीं किया, इतना सम्मान नहीं दिया। मुझे भी बुरी शक्तियों का साथ छोड़कर सच्ची शक्तियों को अपना लेना चाहिए। काली गांव वालों से इजाजत मांगती है कि उसे उसी गांव में रहने दिया जाए। गांव वाले वीरू से सलाह लेते हैं। जब कोई अपनी गलती को पहचान कर पश्चाताप करे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है कि काली को गांव में रहने दिया जाए। वीरू के कहने पर गांव वाले काली को गांव में रहने की अनुमति देते हैं। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ता है। बारिश होने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची है। अब तो कोई ही अपने जादू से हमारी जान बचा सकती है। मैंने अपनी जादुई शक्तियों को कभी भी उपयोग न करने की कसम खाई थी। अगर मैंने ऐसा किया तो
मुझे अपने एक अंग का दान करना होगा, लेकिन अब इस गांव के लिए मुझे अपने जीवन का एक बड़ा त्याग करना होगा। काली गांव के प्राचीन मंदिर में जाती है और अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके बारिश लाने के लिए एक अनुष्ठान करती है। बारिश होते ही काली अपनी आंखें खो देती है। काली मौसी, आपने हमारी जान बचाई है। हम कभी भी आपके बलिदान को नहीं भूलेंगे। मुझे खुशी है मेरी जिंदगी किसी के काम आई। अब मैं समझ सकती हूँ कि सच्ची खुशी प्यार, दया और त्याग में है, और ये गांव मेरा परिवार है। एक दिन गांव में अजीब घटना घटती है। काली जब गांव वालों को जादुई शक्तियों का प्रशिक्षण दे रही थी, मुन्ना दौड़ते हुए आता है और कहता है, काली मौसी, जंगल से एक अजीब प्राणी आ रहा है। तभी गांव में एक बड़ा आधा पेड़ आधा जानवर जैसा दिखने वाला आकार पेड़ों के बीच से निकलता है और वो बहुत क्रोधित लग रहा होता है। अरे काली बहन, ये तो वनदेव हैं। वो कभी हमारे गांव के पास नहीं आए। मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है कि उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। गांव वाले वनदेव के सामने इकट्ठा होते हैं। वो गुर्राता है और टेलीपैथी संदेश भेजता है। काली उसे समझ लेती है। काली वीरू से कहती है, वीरू भाई, वनदेव कह रहे हैं कि क्योंकि मैंने सच्चाई का साथ देना शुरू कर दिया है, बुरी शक्तियां मुझे खत्म कर देना चाहती हैं। मेरे ऊपर जादुई शक्तियों का काला बादल मंडरा रहा है। काली बहन, तुमने हमेशा हमारे गांव की रक्षा की है। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। हम तुम्हें तुम्हारे ही जादू की सहायता से बचाएंगे। हाँ पिताजी, हम कई मौसी के सिखाए हुए जादू से कांटे बुनकर हम उन शक्तियों को रोकेंगे और पेड़ों की बेलें हमारी सुरक्षा बढ़ा देंगी। गांव के लोग काली के सिखाए जादू का इस्तेमाल करते हैं और जमीन में से तरह तरह की बेलें निकलकर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, बुरी शक्तियां पेड़ की बेलों की जाल से बाहर आ जाती हैं। गांव में अंधेरा होने के कारण वो इधर उधर वार करने लगती हैं, जिससे गांव वाले घायल होने लगते हैं। मुझे अपनी शक्तियों से गांव में रोशनी करनी पड़ेगी। अगर मैंने रोशनी नहीं की तो वो बुरी शक्तियां पूरे गांव को शमशान में बदल देंगी। समय आ गया है, मुझे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। काली आगे बढ़ती है, अपनी सारी शक्तियों को अपनी सांसों में रोक लेती है और उसकी जादुई शक्तियां एक चकाचौंध रोशनी में बदल जाती हैं। रोशनी से घबराकर बुरी शक्तियां कमजोर होकर गायब हो जाती हैं, लेकिन काली जमीन पर गिर जाती है। वीरू एक सच्चा किसान है। उसकी वजह से सिर्फ मैं नहीं बदली, बल्कि पूरा गांव बदल गया। असली जादू सच्चाई और मेहनत में, आपसी प्रेम में होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये गांव हमेशा इस बात को याद रखे। ऐसा कहने के बाद काली की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जादूगरनी काली के इस त्याग को कभी भी कोई नहीं भूला और गांव का नाम बदलकर कालीपुर रख दिया गया।